चलिए बेटा, वेलकम वंस अगेन। नेक्स्ट आगे हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं द वेरियस लॉ ऑफ मेंडल, जिसमें हम मेंडल के दिए हुए सारे लॉज के बारे में आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगेन आई एम टेलिंग यू फॉर 10th ऑल्सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बेटा, फिर मैंने कहा आपसे कि बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से जो इन लॉज में हम यूज करने वाले हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हम कुछ टर्म्स जैसे आपके आती हैं क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। एक बार ये टर्म्स आपको क्लियर हो जाए तो फिर फटाफट हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? तो डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। दिस इज द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स to study the inheritance of one character at one time. Inheritance of one character at one time. देखिए बेटा, मेंडल अब क्या करने जा रहे हैं, प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराने जा रहे हैं। क्रॉस का मतलब है मीटिंग, ब्रीडिंग, ठीक है, जिसको आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हो। तो वो मेंडल अब इसको करवाने जा रहे हैं। तो अगर वो सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं, उस कैरेक्टर को देखते हैं कि लाइक वो कैरेक्टर पेरेंट में था, फिर नेक्स्ट जनरेशन में वो कैसे ट्रांसफर हुआ, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, ठीक है। इसी से एक नेक्स्ट टर्म आती है हमारी कौन सी, डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखिए, तो व्हाट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस? दिस इज द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स, सब कुछ सेम है बेटा, टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर एट वन टाइम। ठीक है, तो अगर एक टाइम पे हम दो कैरेक्टर्स को स्टडी करें तो वो आपका किस क्रॉस में आता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं, है ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। और क्या टर्म्स इसमें हम यूज करने वाले हैं, एक और इंपॉर्टेंट टर्म जो हम यूज करेंगे बेटा, दैट इज आवर इमस्कुलेशन। देखो बेटा, अब मेंडल ने जो प्लांट सेलेक्ट किया है वो बाइसेक्सुअल है। अब जब आप दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराओगे तो वन शुड बी मेल एंड अनदर शुड बी फीमेल, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इमस्कुलेशन। अब इमस्कुलेशन क्या होता है, देखिए, जैसे सपोज ये प्लांट है और प्लांट का ये फ्लावर है जिसमें दिस इज कॉल्ड थैलेमस, एंड इसके ऊपर ये आपका फीमेल पार्ट हो गया ओवरी, देन आपका आ गया स्टाइल, एंड देन ये स्टिग्मा आ गया, ठीक। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और इसके अलावा मेल पार्ट्स में आपके क्या आ गए, एंथर एंड फिलामेंट। सपोज ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर मेल पार्ट विच कंटेन एंथर एंड फिलामेंट। तो दिस इज आवर एंथर एंड दिस इज आवर फिलामेंट। अब होता क्या है, अब मान लीजिए ये फ्लावर आपका बाइसेक्सुअल है, मेल भी है फीमेल भी है, तो ये पॉलन ग्रेन जो ये रिलीज करेगा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेयर टू हेयर। बट अगर हम हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसका पॉलन ग्रेन नहीं, किसी दूसरे ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर का पॉलन ग्रेन इसको क्या करे, फर्टिलाइज करे, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको यहां से रिमूव करना पड़ेगा, यानी कि कट करना पड़ेगा। और कट भी कब करना पड़ेगा, बिफोर इट्स मैच्योरिटी, इससे पहले कि ये पॉलन ग्रेन को रिलीज करे और वो पॉलन ग्रेन यहां से यहां आए, इससे पहले ही हमने इसको क्या कर देना है, कट कर देना है या रिमूव कर देना है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इमस्कुलेशन। तो रिमूवल ऑफ एंथर
before maturity from a bisexual flower to prevent self-pollination is called emasculation. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप प्लांट को क्या बनाना चाहते हो, फीमेल, जब आप उसमें से मेल रिमूव कर दोगे तो ऑब्वियसली वो प्लांट कैसा हो जाएगा, दैट इज फीमेल. ठीक है, तो रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर मैच्योरिटी फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन और टू एंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन इज कॉल्ड emasculation. आई होप दिस इज ऑल्सो बीइंग क्लियर. चलिए वन बाय वन लॉ पे आ जाते हैं. देखिए सबसे पहला है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस. सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ. 10th में माइट भी उतनी इंपॉर्टेंट ना हो, बट 12th वालों के लिए डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है. चलिए ठीक है. देखिए आपको पता है कि ईच कैरेक्टर is controlled by a pair of allele is controlled by a pair of allele, या आप कह सकते हो pair of factor called gene. कुछ गलत नहीं है. हमारी बॉडी में जो भी कैरेक्टर है उसके पीछे क्या है, जीन प्रेजेंट है, और जीन occurs in pair. So each character is controlled by a pair of allele called gene. Second thing देखिए बेटा, out of two allele one is able to express itself in the presence of another allele. इसका क्या मतलब हुआ, is called dominant allele. उसी को हम क्या कहते हैं, dominant allele कहते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज डोमिनेंट एलील. देखिए मैं मान लीजिए एग्जांपल लेती हूँ दो लोगों का. अभी क्लास में दो बच्चे हैं, कोई भी नाम नहीं लेती हूँ. मान लीजिए एक का नाम है रिया और एक का नाम है खुशी. अब रिया और खुशी दोनों ही डांसर्स हैं, दोनों बहुत अच्छा डांस करते हैं. लेकिन रिया जो है ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंट है ज्यादा और अच्छा डांस भी करती है. तो जब उन दोनों को स्टेज पे खड़ा कर दिया जाता है ना टू परफॉर्म, कि आप डांस करके दिखाओ, तो रिया जो है वो फटाफट डांस करना शुरू कर देती है क्योंकि वो एक्सट्रोवर्ट है, जैसे आपकी मैडम है ना. कहीं भी बोलने का मौका मिले, कैसे भी बोलने का, बोलना जरूर है, डरना नहीं है, हेजिटेट नहीं करना, स्टेज फोबिया है ही नहीं. तो फटाफट रिया जो है वो डांस करना शुरू कर देती है. और तो खुशी भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करती है, बट वो उतनी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाती जितनी रिया. और जब लोग थोड़ा सा रिया को लेके क्लैप करने लगते हैं तो खुशी सोचती है कि चलो वो भी उसको सपोर्ट करे, तो कहीं ना कहीं रुक जाती है, डांस करना बंद कर देती है. तो इस तरह के बच्चे, मान लीजिए दो स्टेज पर है और एक परफॉर्म कर रहा है लेकिन दूसरा उसकी प्रेजेंस में परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो ये किसका एग्जाम्पल है, डोमिनेंस कैरेक्टर का. जो एक्सप्रेस कर रहा है उसको आप क्या कहोगे, वो डोमिनेंट है, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा वो क्या है, रिसेसिव. ऑल्दो अगर मैं रिया को कहूँ कि बेटा आप स्टेज से बाहर आ जाओ, नाउ द टर्न अब किसकी है, खुशी की बारी है, तो खुशी अकेले परफॉर्म कर लेगी. तो इनके डांस तो उसको भी आता है, बट वो परफॉर्म कब कर रही है, जब रिया नहीं है. लेकिन अगर रिया और खुशी साथ में है तो रिया परफॉर्म करती है, और अगर खुशी अकेले है तो खुशी परफॉर्म करती है. तो ये कहीं ना कहीं आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील का. तो जो भी एलील अपने आप को बेटा क्या करे, एक्सप्रेस करे. जब भी आप एग्जाम में लिखो तो हाईलाइट दिस पॉइंट. कोई भी चीज लिखते हो, कोई चीज समझते हो, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप क्या करोगे, हाईलाइट करोगे. ठीक है, तो आउट ऑफ द टू एलील द वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर इज कॉल्ड
डोमिनेंट एलील। और सेम आगे लिख लो, द अदर एलील which is not able to express itself in the presence of another allele is called recessive allele. And this is called your law of dominance. देखो एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक टॉल कैरेक्टर है और उसमें जो एलीज है वो कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, लेकिन एक्सप्रेस कौन कर रहा है? कैपिटल टी। यानी कि वो पेड़ देखने में कैसा है? टॉल है। या वो प्लांट देखने में कैसा है? टॉल है। अब टेक्निकली देखा जाए यहाँ पे ड्वार्फ के लिए भी जीन है, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रही क्योंकि कैपिटल टी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपका बेटा क्या हो रहा है? यहाँ पे कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट एलील है। दिस इज योर डोमिनेंट एलील। और जबकि आपका देखिए नीचे की तरफ रिसेसिव एलील कौन है? यहाँ पे अगेन मैं यही सेम एग्जांपल लेती हूँ कि जीनोटाइप दिस वन, लेकिन प्लांट का फिनोटाइप क्या है? टॉल। तो ये जो स्मॉल टी है ये क्या है? आपकी रिसेसिव एलील है, क्योंकि ये टी की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। हाँ, बट अगर कैपिटल टी नहीं है, दोनों स्मॉल टी है, तब तो ये अपने आप को क्या कर पा रही है? एक्सप्रेस कर पा रही है, ड्वार्फ कैरेक्टर। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या एक्सप्लेन करोगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करोगे। चलिए देखते हैं बेटा, इसको समझते हैं। व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ये हो गई डेफिनेशन। अब आ जाओ बेटा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसका हम लेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये जो बेटा एक एक चीज मैं आपको बीच बीच में बताती हूँ ना, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। 10th क्लास में एक सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि जब आप लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप किसकी हेल्प लोगे? मोनो हाइब्रिड की लोगे या डाई हाइब्रिड की? तो आप ऑब्वियसली किसकी लोगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस करोगे। ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका क्या लेंगे हम? मोनो हाइब्रिड क्रॉस लेंगे, यानी कि एक ही कैरेक्टर को स्टडी करेंगे। देखिए पहले हम मेंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। मेंडल ने क्या किया? एक प्लांट था जो बहुत टॉल था, इस तरीके से उसको लिया और इसको क्रॉस करा दिया एक प्लांट्स के साथ जो काफी स्मॉल इन हाइट था। अब जब मेंडल ने क्रॉस कराया ना, तो पहली जनरेशन में मतलब ऑब्वियसली इनकी मीटिंग कराई, इस पे भी फ्लावर था, इस पे भी फ्लावर था, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर किए, फ्रूट बना, फ्रूट से सीड्स निकले। जैसे सपोज यहाँ पे फ्लावर है और यहाँ पे भी फ्लावर है। अब मान लीजिए ये मेल है और ये फीमेल है, तो मैं आपसे पूछती हूँ इमस्कुलेशन किस में होगा? मेल में होगा, फीमेल में होगा? ऑब्वियसली फीमेल में इमस्कुलेशन होगा। तो पॉलन ग्रेन कहाँ से कहाँ आएंगे? यहाँ आएंगे। जब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये जो आपका फ्लावर है बच्चे, ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में, और उस फ्रूट में क्या प्रोड्यूस होंगे? सीड्स। और उस सीड्स को मेंडल क्या करेगा? अगेन ग्रो करेगा। तो ग्रो करेगा तो जो पहली जनरेशन आएगी उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट जनरेशन। तो मेंडल ने देखा कि पहली जनरेशन में उसको जितने भी प्लांट्स मिले दे ऑल आर टॉल, है ना? तो मेंडल ने कहा वेरी सरप्राइजिंग, भाई मैंने तो मिक्सिंग की थी लेकिन मुझे ड्वार्फ कैरेक्टर तो देखने को ही नहीं मिला, सारे के सारे प्लांट्स कैसे मिले? टॉल। बट मेंडल ने दिमाग लगाया। मेंडल ने कहा क्यों ना इसको दोबारा चेक किया जाए कि ये प्लांट प्योर टॉल है या नहीं, क्योंकि इससे पहले अगर प्योर टॉल होगा तो उसके जितने भी सीड्स होंगे वो कैसे प्लांट प्रोड्यूस करेंगे? टॉल। लेकिन अगर प्योर नहीं होगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ड्वार्फ कैरेक्टर भी एक्सप्रेस करेगा। तो मेंडल ने ना इनको क्या किया? अब इनको सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया सबका, यानी कि आप कोई मिक्सिंग नहीं की इनमें। इनको सेल्फ मतलब सबके पास फ्लावर था, फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों था। ठीक है, तो सबने अपने अपने क्या बनाए बेटा? फ्रूट्स बनाए। तो फ्रूट बना लिए सबने, और फ्रूट बनाए तो सब में सीड आए। देखिए मान लीजिए मैं आपको समझाने के लिए ये चीज कर रही हूँ।
कि समय फ्रूट बना तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुए, सीड्स। अब मेंडल ने जब इन सीड्स को दोबारा से क्या किया, ग्रो किया, मान लो इसके जितने भी सीड्स थे ग्रो किया, तो मेंडल को 3 प्लांट तो बेटा देखने में कैसे मिले, टॉल, लेकिन एक प्लांट कैसा मिला, ड्वार्फ। अब मेंडल ने कहा इसका मतलब ये प्लांट प्योर टॉल नहीं है, इट इज हाइब्रिड टॉल। ठीक है, क्योंकि ड्वार्फ कैरेक्टर अपीयर हो गया ना, अगर ये प्योर होता तो ये नहीं होता। तो मेंडल को रेशियो मिली 3:1 की, 3 टॉल है और एक ड्वार्फ है। सेम रिजल्ट इसमें देखने को मिला, मेंडल को सेम इसमें देखने को मिला और सेम रिजल्ट इसमें देखने को मिला। तब मेंडल ने कहा कि इट मीन्स कि ये जो 2 कैरेक्टर उसने मेंडल ने लिए, कौन से 2 कैरेक्टर, 1 इज प्योर टॉल एंड 1 इज प्योर ड्वार्फ प्लांट। इनमें जो टॉल प्लांट है वो डोमिनेंट है, इसीलिए वो फर्स्ट जनरेशन में रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और जो ड्वार्फ है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। तो इससे पता चला डोमिनेंट एलील या डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा आपका, टॉल, और रिसेसिव क्या है, ड्वार्फ। चलिए, ये तो था मेंडल का पॉइंट ऑफ व्यू देखने का। अब हम देखेंगे आपने एग्जाम में इसको कैसे लिखना है। चलो बेटा देखते हैं, बिल्कुल पॉइंट वाइज बताऊंगी, एग्जाम में ऐसे ही करके आएंगे, कोई भी पॉइंट आप नहीं छोड़ के आएंगे। देखिए आपने लिखना कैसे है, नंबर 1, सबसे पहले आपने लिखना है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी, जो बाहर से देखने में कैसा है कोई भी चीज। तो मेंडल ने क्या लिया, प्योर टॉल प्लांट लिया, पेरेंट्स लिखोगे आप, और इसको क्रॉस कराया किससे, प्योर ड्वार्फ से। ठीक है, दिस इज द फिनोटाइप, और क्योंकि ये पेरेंट जनरेशन है तो मैंने इसको पी लिख करके सर्कल कर दिया। अब मैं क्या लिखूंगी, इसके जीनोटाइप्स। तो आपको पता है कि किसी भी कैरेक्टर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, जीन, और जीन होती है पेयर में। जब भी बेटा हम डोमिनेंट कैरेक्टर लेते हैं उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो ये डोमिनेंट है टॉल कैरेक्टर, तो मैंने क्या लिया, कैपिटल टी, लेकिन मैं इसको पेरेंट्स में कितनी बार लिखूंगी, 2 बार, क्योंकि आपको पता है कि जीन अकर्स इन पेयर। इसी तरीके से ड्वार्फ, क्योंकि रिसेसिव है तो मैंने क्या ले लिया, स्मॉल टी। ठीक है, ये आपने लिख दिया फिनोटाइप और जीनोटाइप। अब आप लिखोगे क्या, इसके गैमेट्स, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो स्टेप कोई भी आपने स्किप नहीं करना, गैमेट्स बनाएंगे। देखिए अब आपको पता है पेरेंट्स अगर डिप्लॉयड है तो गैमेट्स क्या होता है, हैप्लॉयड। तो अगर पेरेंट्स के पास 2 कैपिटल टी है तो गैमेट के पास 1 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन कम फ्रॉम मदर एंड हाफ फ्रॉम फादर। तो ये इंफॉर्मेशन, जैसे हमारी बॉडी में एक्स फॉर्म हो रहे हैं तो उसमें हम अपनी आधी इंफॉर्मेशन देंगे, मेल्स की बॉडी में स्पर्म फॉर्म हो रहे हैं तो उसमें भी वो अपनी आधी इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है ना, तो ये आपका बन गया स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये गैमेट्स बन गए, यानी कि हर गैमेट में एक एलील है। इसके बाद आप क्या निकालोगे, F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में आप क्या करोगे, इन कैरेक्टर्स को आपस में मिक्स करोगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन करोगे, फ्यूजन होगा एग और स्पर्म का। तो फ्यूजन हुआ तो किस तरीके का कॉम्बिनेशन मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ऐसा नहीं कि कॉम्बिनेशन सिर्फ यहां हुआ, इट कैन बी देयर ऑल्सो और इट कैन बी हेयर ऑल्सो, कैसे भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ क्या मिलेगा, हर कॉम्बिनेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही मिलेगा। तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं कि ऑल प्लांट्स आर टॉल या ऑल प्लांट्स आर हाइब्रिड टॉल। अब मुझे दिख रहा है तो मैं इसको क्या लिख देती हूँ, हाइब्रिड टॉल। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है व्हाट इज F1, F1 किसे कहते हैं। तो यहां मैं बता दूं आपका एग्जामिनेशन पॉइंट, दिस इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में हमें सारे प्लांट्स कैसे मिले, टॉल मिले, इसलिए टॉल कैरेक्टर डोमिनेंट है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए 10th क्लास के बच्चों से व्हाट इज द फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन,
तो फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन क्या है? ऑल प्लांट्स आर टॉल, अगर ऑप्शन में है, या अगर हाइब्रिड टॉल दे रखा है तो आप हाइब्रिड टॉल लिखोगे, ठीक है। तो फिनोटाइप का मतलब देखने में प्लांट कैसा है। चलिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, मेंडल ने क्या कहता है इसका, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यानी कि अब मदर भी यही है और फादर भी यही है, इसका मतलब जीनोटाइप्स दोनों के सेम है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, दिस इज द जीनोटाइप ऑफ मदर एंड दिस इज द जीनोटाइप ऑफ फादर। अगेन ये क्या मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, पेरेंट्स। अब फिर मैं क्या बनाऊंगी, गैमेट्स। तो गैमेट्स में बना लेती हूँ, एक गैमेट में एक ही एलील होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या बना लिए, गैमेट्स बना लिए। और इसके बाद हम निकालेंगे F2 जनरेशन, सेकेंड फीलियल जनरेशन। तो F2 जनरेशन में बेटा हम किसकी हेल्प लेते हैं, एक बॉक्स की लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पुनेट स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर। देखिए बेटा, एक तरफ मैं लिखूंगी मेल्स के जीनोटाइप और एक तरफ लिखूंगी फीमेल के जीनोटाइप। अब मेल ये है, मान लीजिए फीमेल ये है, तो जीनोटाइप सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और इन सब के बीच में पार्टीशन क्रिएट कर दूंगी इस तरीके से। अब आपको कॉम्बिनेशन निकालने हैं, देखिए कैपिटल टी क्या कॉम्बिनेशन हुआ, इस तरीके से। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। बहुत ध्यान से देखना 10th के बच्चों, प्लीज फोकस, ठीक है। इसको करोगे इससे कॉम्बिनेशन, देखो कभी भी स्मॉल लेटर को पहले नहीं लिखना चाहिए। अगर आप एक कैरेक्टर की बात करते हो तो एक कैरेक्टर के लिए एक ही अल्फाबेट होनी चाहिए, उसी में कैपिटल और स्मॉल होनी चाहिए, और कॉम्बिनेशन में भले स्मॉल पहले आ रहा हो लेकिन पहले क्या लिखना चाहिए, कैपिटल टी फिर स्मॉल टी। सेम यहाँ पे क्या आ गया आपका, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब ये कॉम्बिनेशन देखने को मिला। अब देखिए बेटा, आपकी बुक्स में ना दो रेशियो दे रखे हैं, वन इज योर फिनोटिपिक रेशियो एंड सेकेंड इज योर जीनोटिपिक रेशियो। तो मैं आपको ये भी बता दूं व्हाट इज फिनोटिपिक रेशियो एंड व्हाट इज जीनोटिपिक रेशियो। देखो, फिनोटाइप का मतलब होता है द फिजिकल अपीयरेंस, बाहर से देखने में चीजें कैसी हैं। यानी कि अब ये जीनोटाइप मिले तो ये प्लांट देखने में कैसा है बेटा, टॉल है। ये देखने में कैसा है, ये भी देखने में टॉल है। ये देखने में कैसा है, ये भी देखने में टॉल है। और ये देखने में कैसा है, ये देखने में ड्वार्फ है। अभी मैंने सिर्फ बाहर की बात की, बाहर की फिजिकल अपीयरेंस की। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आई, 3:1, यानी कि 3 क्या है आपके, टॉल है, और 1 क्या है, ड्वार्फ है। लेकिन जब मैं बात करती हूँ बेटा जीनोटाइप की, तो जीनोटिपिक रेशियो आपकी आती है 1:2:1। इसका मतलब क्या है कि अब देखिए जीनोटाइप में क्या है, ये क्या है, दिस इज प्योर टॉल, ये कैसा है, हाइब्रिड टॉल, ये कैसा है, हाइब्रिड टॉल, और ये कैसा है, प्योर ड्वार्फ। तो आप लिखेंगे एक तो आपका क्या है बेटा, दैट इज योर प्योर टॉल। दो क्या है आपके, दैट इज अ हाइब्रिड टॉल। और एक क्या है आपका, दैट इज अगेन योर प्योर ड्वार्फ। तो this is all about, this is a complete and well explained topic of your law of dominance। एक चीज और बताऊंगी बच्चे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी सेम क्रॉस यूज होगा, सेम मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिखोगे, ठीक है। आप कोई भी कैरेक्टर लेके इसको परफॉर्म कर सकते हो, बट द मेथड शुड बी सेम, डेफिनेशन इज डिफरेंट। तो डेफिनेशन मैं आपको बताने वाली हूं अब किसकी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। इसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चले स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। देखिए बेटा, व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक यूनिवर्सल लॉ है। क्यों है ये यूनिवर्सल लॉ, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं उन सब में ये लॉ फॉलो होता है। जैसे देखते हैं, देखो ये लॉ क्या कहता है कि अ पेयर ऑफ एलील, a pair of allele
controlling a character is present together in an organism. In an individual or organism. क्या मतलब हुआ कि कोई भी कैरेक्टर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, जो एलील है, जो पेयर में है, वो हमारी बॉडी के अंदर साथ साथ रहती है, साथ में प्रेजेंट होती है. So the pair of allele controlling a character is present together in an individual but segregate during the time, but segregate during the time of gamete formation. लेकिन जिस वक्त हम क्या करते हैं, गैमेट बनाते हैं, उस वक्त वो जो पेयर ऑफ एलील मेरी बॉडी में साथ साथ थी, वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है. और क्यों अलग होती है? सो दैट ईच गैमेट रिसीव ओनली वन एलील. ठीक है, तो ताकि हर एक गैमेट को क्या मिले, एक एलील रिसीव. And that's why it is also known as law of purity of gametes. क्या मतलब हुआ? देखो, ये तो होगी डेफिनेशन. A pair of allele controlling a character is present together in an individual but segregate during the time of gamete formation so that each gamete receive only one allele. अब देखिए इसका डिफरेंस क्यों ये मैंने ऐसे कहा, समझते हैं. देखो इसमें का भी सेम एग्जांपल आप दोगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस. देखिए ये एक इंडिविजुअल है, प्योर टॉल. अब इसमें देखिए आप, ये पेयर ऑफ एलील क्या है, साथ साथ है कि नहीं है? बिल्कुल है. लेकिन जब इसने क्या बनाए, गैमेट्स बनाए, तो ये एलील क्या हो गई, सेग्रीगेट होगी कि नहीं होगी? एक गैमेट में एक एलील होगी. चलिए, ये तो प्योर पेरेंट था. अब यहां पे देखिए ये पेरेंट है. अब ये पेरेंट प्योर तो नहीं है, इट इज मैनिपुलेटेड. क्यों? इसमें मिक्सिंग है, कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है. लेकिन जब ये मिक्स पेरेंट भी अपने गैमेट्स बनाता है, क्या बनाता है, गैमेट्स बनाता है, तो देखोगे आप कि इसमें भी एक गैमेट के पास एक एलील है. इसका मतलब अगर मैं इस गैमेट की बात करूं तो ये भी प्योर गैमेट है, और अगर मैं इस गैमेट की बात करूं तो दिस इज ऑल्सो प्योर. होगी ना प्योर ये, क्योंकि एक के पास एक ही है, कोई मिक्सिंग तो है नहीं. तो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. और सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि द पेयर ऑफ एलील विच इज प्रेजेंट टुगेदर गेट सेग्रीगेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. यहां तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. सेम ये जो आपका लिखा है ना मैंने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसके एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे, एग्जाम्पल में सेम चीज एक्सप्लेन करोगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और उसमें सेम चीज, सेम लॉ जो है वो आप बिल्कुल प्रॉपर टेक्निक से उसको नोटेड डाउन करोगे. थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे.